चैनल पे बहुत लोगों के सवाल आए थे कि पोर्टफोलियो कैसे कंस्ट्रक्ट करें। सो हेयर कम्स माय वीडियो एक्सप्लेनिंग द होल प्रोसेस इन स्टेप वाइज मैनर। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि एक पोर्टफोलियो क्या होता है, इस पोर्टफोलियो में क्या क्या होना चाहिए आइडियली स्पीकिंग, और स्टॉक पोर्टफोलियो में आपके किस तरीके के स्टॉक होने चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक जो आप ओन कर सकते हैं इन योर पोर्टफोलियो, व्हाट शुड बी द एलोकेशन सो दैट आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर पाए। बिकॉज जस्ट फाइंडिंग मल्टीबैगर्स विल नॉट टेक योर पोर्टफोलियो टू द नेक्स्ट लेवल until you do proper allocation to them। मेरी कोशिश ये रहेगी कि एक रिटेल इन्वेस्टर को बेसिक रूल्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस पता चल जाए कि आपका कितना परसेंटेज आप इन्वेस्टमेंट का स्टॉक्स मार्केट में जाना चाहिए, कितना परसेंट फिक्स इनकम में जाना चाहिए, और स्टॉक पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं उन स्टॉक्स को ओन करने के बाद आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, आपको कैसे सोचना चाहिए, हाउ यू शुड थिंक लाइक एन इन्वेस्टर। बिकॉज नाउअडेज बहुत जो इन्वेस्टर जो है वो फर्स्ट साइकिल इन्वेस्टर है, उन्होंने अपनी लाइफ का पहला इन्वेस्टमेंट अभी किया है। एक तरीके से आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि हाउ आई बिल्ड अप माय पर्सनल पोर्टफोलियो। बिफोर मूविंग इनटू दिस वीडियो, इफ यू वांट कि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूं, देन प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यूट्यूब के एल्गोरिदम में लाइक इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो। पोर्टफोलियो इज बेसिकली एक बुके है जहां पे आपने अपने सारे इनकम जनरेटिंग एसेट्स को जमा कर रखा हो। आपके पास बहुत सारे एसेट ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, debt, PPF and all those things. These are your investment. तो investment portfolio is a broad theme. इसके अंदर stock is a major theme and then debt is the second major theme. और loosely मैं इस सेकेंड पोर्शन को, नॉन स्टॉक पार्ट को, फिक्स इनकम पोर्शन से यहाँ पे बोलना चाहूंगा। बिकॉज इक्विटी इज द ओनली प्लेस जहाँ पे आपका रिटर्न जो है वो फिक्स नहीं है, आपको एक एक्सपोनेंशियल रिटर्न मिल सकता है, अनलाइक फिक्स डिपॉजिट, बॉन्ड, जहां पे आप एश्योरिटी ऑफ रिटर्न इज देयर बट रिटर्न्स आर नॉट दैट ग्रेट। ये एक्सपोनेंशियल रिटर्न कभी नहीं दे सकते। नाउ क्वेश्चन कम्स कि आपको कितना परसेंट इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक में और कितना परसेंटेज नॉन स्टॉक। सिंपल रूल इज दैट the percentage allocation to stock portfolio should be 100 minus your age in number of years. Let's understand by example. Let's say आपकी उम्र 30 साल है, then you should invest 30% of your allocation to non-equity portion and 100 minus 30 यानी 70 towards your stock portfolio. So आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए वो 70% of your surplus income होना चाहिए, surplus net worth you can say. Stock portfolio is a major portion of your overall investment portfolio. So stock portfolio को डिटेल में समझेंगे, बट क्विकली मैं समराइज करना चाहूंगा नॉन स्टॉक पोर्टफोलियो को, जिसमें जनरली फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट्स, पीपीएफ, ईपीएफ, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स एंड बहुत सारे वेरियस फिक्स इनकम स्कीम्स आती हैं जहां पे आपको 4% से लेके 6-7%, 8% तक का रिटर्न एश्योर्ड होता है। तो वो पोर्शन आपको लिमिटेड रखना है बाय 30%। रियल एस्टेट को भी आप उसी ब्रैकेट में डालना चाहिए, बिकॉज रियल एस्टेट में भी एक्सपोनेंशियली 5x रिटर्न नहीं आ सकते हैं। वो एग्जैक्टली फिक्स इनकम नहीं है, बट इट्स नॉट लाइक स्टॉक्स की एक्सपोनेंशियल रिटर्न उसमें आए। सो वी विल कीप रियल एस्टेट इनटू नॉन स्टॉक पोर्टफोलियो। सो अगर आप रियल एस्टेट रहने के लिए आपने घर खरीदा हुआ है, देन इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। सो आप अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए जो रियल एस्टेट खरीद रहे हैं उसका कैलकुलेशन शुड कम इनटू योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैलकुलेशन। सपोज आपके पास टोटल पोर्टफोलियो अगर 100 लाख का है, आइडियली आपके पास 20 to 30 लाख का एक फ्लैट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इफ यू आर 30 ईयर ओल्ड। अभी बात आती है स्टॉक पोर्टफोलियो की। तो स्टॉक पोर्टफोलियो में जैसे 70% आपका स्टॉक पोर्टफोलियो होना चाहिए। तो मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊंगा कि क्योंकि बहुत बार बहुत सारे स्टॉक्स आपको अच्छे लगते हैं बट यू डोंट नो कि इसे कितने दिनों तक होल्ड करना है। तो पहले आपको सोचना पड़ेगा कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। इफ यू आर नॉट अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, देन ये पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए डजंट वर्क, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, देन यू शुड हैव कॉन्सेप्ट जो मैं यूज करता हूँ पर्सनली अपनी इन्वेस्टिंग लाइफ में। तो स्टॉक पोर्टफोलियो में दो तरीके के इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, दैट इज कोर पोर्टफोलियो एंड नॉन कोर पोर्टफोलियो। कोर पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हेल्ड किए जाते हैं और जिसमें आपका कन्विक्शन काफी स्ट्रांग होता है। साथ ही कोर पोर्टफोलियो, कोर होल्डिंग्स जो होती है वो किसी भी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की सेंट्रल होल्डिंग्स होती हैं, सेंट्रल इन्वेस्टमेंट होते हैं। सो कोर पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ हाई कन्विक्शन लॉन्ग टर्म बेट्स। दीज बेट्स आर वेरी कोर, वेरी सेंट्रल टू द इन्वेस्टमेंट thesis, investment strategy of the investor. So core portfolio is the portfolio जिसमें बेसिकली दो तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं। एक जो कंपाउंडर्स होते हैं, कंपाउंडिंग मशीन्स होते हैं। तो समझते हैं कि कंपाउंडर्स क्या होते हैं। कंपाउंडर बेसिकली
ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो ये क्राइटेरिया शो करते हैं। सबसे पहली बात होती है कि ये एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइजी ऑपरेशंस होते हैं और लॉन्ग ड्यूरेबल बिजनेस होते हैं। सेकेंडली, ये बिजनेसेस जो है वो काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो जनरेट करते हैं। थर्डली, दे हैव लो कैपिटल इंटेंसिटी, मतलब कि कम कैपिटल में भी इनका बिजनेस ऑपरेशन रन कर सकता है। एंड लास्टली, ये फाइनेंशियल लेवरेज काफी लिमिटेड ही रखते हैं और मिनिमलिस्टिक होते हैं इन टर्म्स ऑफ बोरोइंग फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस। इनकी खासियत होती है दे हैव जनरेटेड सुपीरियर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, यानी कि ज्यादा रिस्क एडजस्ट करने के बाद भी जो रिटर्न हो अक्रॉस द इकोनॉमिक साइकिल वो सुपीरियर क्वालिटी का होता है अंडर these kind of compounders. So basically these are high quality franchisee stocks जो attractively valued हैं relative to their long term intrinsic value, यानी कि उनके पास long runway to grow होता है, उस valuation के comparison में they are attractively valued by market. So that is overall the definition of compounders. जिन्हें ज्यादा देखने की जरूरत नहीं होती, जिन स्टॉक्स को मैं रेगुलर बेसिस पे शायद ना देखूं बिकॉज दीज स्टॉक्स आर लाइक बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक्स एंड ऑल, जिन्हें बार बार रेगुलर मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है, दे आर कंपाउंडिंग नेचुरली, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। बट फाइंडिंग अ नेक्स्ट कंपाउंडर इज अ टफ टास्क, और कंपाउंडर में एक सही टाइम पे एंट्री करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोर पोर्टफोलियो में जो कंपाउंडर्स होते हैं वो या तो बजाज फाइनेंस जैसे वेल नोन स्टॉक्स हो सकते हैं, या फिर कुछ स्टॉक ऐसे हो सकते हैं जिसे आपने बॉटम अप रिसर्च से पाया है। मेरे पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक हैं जिन पे मेरा एलोकेशन काफी ज्यादा है, दे आर पार्ट ऑफ माय कोर पोर्टफोलियो और दे आर कंपाउंडिंग मशीन्स। तो इसमें आपको जनरली बॉटम अप रिसर्च करना होता है। एट द सेम टाइम अगर वेल रिसर्च स्टॉक है, वेल कवर्ड है, तो उसमें सही टाइम पे एंट्री लेनी पड़ती है। सो दिस इज द वे यू ब्रिंग कंपाउंडर्स ऑन द टेबल। देयर इज नो अदर वे टू ब्रिंग कंपाउंडर्स, बिकॉज आप कंपाउंडर इन्वेंट नहीं कर सकते। So आपको या तो उन्हें catch them early, catch them young by doing bottom up research, or you wait. There is no other way to find a compounder. You just cannot go and buy, let's say, Asian Paint today and think that I will create great wealth out of it. Because Asian Paint worked for a certain period, for decades, but it may or may not work for the future. तो stock market में conviction बहुत जरूरी होता है, और आपका conviction Asian Paint पे तभी हो सकता है जब आप इसके सारे strength और weaknesses को identify कर चुके हो। And then still think ये stock के लिए अभी भी huge leg room है to grow in terms of market capitalization, in terms of earning growth. तो ये एक तरीका है compounders को onboard करने का। So follow my portfolio, get exclusive access to my complete portfolio. So वहाँ पे बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो कि जिसके बारे में मैं कभी वीडियो नहीं बना पाता हूँ, बट दे आर देयर। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में एक विनर की तरह रिटर्न अर्न करना चाहते हैं, देन आप फॉलो माई पोर्टफोलियो सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। यू विल गेन एक्सेस टू माई एक्सपीरियंस और माई इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन वुड ऑल्सो हेल्प यू। साथ ही मैं एक प्रीमियम न्यूज़लेटर देता हूँ हर एक मंथ, जिसमें आपको कंपनी के बारे में भी काफी डिटेल में पता चलेगा। सो यू वुड ऑल्सो लर्न, यू विल ऑल्सो ग्रो एज ए इन्वेस्टर। अर्न प्लस लर्न, देयर इज वन नेम फॉर इट, दैट इज फॉलो माई पोर्टफोलियो। यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। Or when I say compounder, it means that they compound their earning. So first sign of compounder is their return on equity is very good, and return on capital employed likewise will be very good. मेरे portfolio में सिर्फ compounders नहीं है, there are different breed of animal as well, और वो breed है थीमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लीज। जैसे कि आपको पता है थीम्स में काफी मेरी रुचि रहती है। आई कीप डैबलिंग इनटू मल्टीपल सेक्टर्स, जैसे कि मैंने अराउंड जनवरी में स्टील सेक्टर में इन्वेस्ट किया था, फिर शुगर में किया था, देन इन मे आई इन्वेस्टेड इनटू टेक्सटाइल, एंड रिसेंटली 3 months बैक आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इनटू रियल एस्टेट। सो एक थीम पे मेरी एक नजर रहती है, मुझे लगता है कि ये सेक्टर शुड प्ले आउट, सो उसके बेसिस पे भी मैं इन्वेस्ट करता हूं। तो उस थीमेटिक इन्वेस्टमेंट को भी मैं कभी कभी कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाता हूं। तो कुछ थीम्स जो है जो रियली लॉन्ग टर्म में प्ले आउट होंगे, जैसे टेक्नोलॉजी इज सच अ थीम, सो वहां पे इट मे नॉट बी अ कंपाउंडर। आज के दिन में वो स्टॉक टेक्नोलॉजी में है, कंपाउंडर ना भी हो। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसमें अगर आप किसी स्टॉक में अगर आपने अच्छे से पोजीशन बना ली तो वहां पे इट कैन वर्क लाइक ए कंपाउंडर, बट इट इज अ थीमेटिक इन्वेस्टमेंट। सो जब ईवी की थीम प्ले आउट हो जाएगी, लेट्स से आफ्टर 8 years और 7 years और 10 years, देन आप उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो से निकालने के बारे में सोच सकते हैं। अंटिल अगर वो कंपाउंडर बन गई हो मारुति सुजुकी की तरह, देन दिस इज अ डिफरेंट बॉल गेम। बट थीमेटिक इन्वेस्टमेंट में बेसिकली रिसर्च जो है वो टॉप डाउन करना होता है।
जैसे आपने ईवी इंडस्ट्री को फाइंड आउट किया, स्कैन किया पूरे वैल्यू चेन को, एंड देन यू फाइंड आउट दैट ओके दिस पॉकेट में अपॉर्चुनिटी लाई करती है जहाँ पे कंपटीशन कम है, जहाँ पे मार्जिन्स ठीक ठाक हैं और बहुत लोगों की नज़र जिस सेक्टर पे, जिस चीज़ पे नहीं है, जो कि ऑब्वियस चॉइस है, तो वहाँ पे कंपाउंडर मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा बिहाइंड द सीन देखना पड़ता है। सो दिस इज स्लाइटली डिफिकल्ट, बट अगर इस तरीके के स्टॉक आपको मिलते हैं देन यू शुड कीप इन योर कोर पोर्टफोलियो। थीमेटिक इन्वेस्टमेंट में सेक्टर शुड बी अंडर वैल्यूड, अंडर रिसर्च, एंड देयर शुड बी एन इनहेरेंट टेलविंड, यानी कि सेक्टर में रेगुलेटरी सपोर्ट होना चाहिए। जैसा बोरोसिल रिन्यूएबल के केस में देखा था, तो बोरोसिल रिन्यूएबल कैन बी पार्ट ऑफ माय कोर पोर्टफोलियो। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, एवरीबॉडी कैन हैव डिफरेंट बॉल गेम्स। अब कोर पोर्टफोलियो का एलोकेशन अमंग्स योर स्टॉक पोर्टफोलियो शुड बी रफली अराउंड 70%, दैट इज माय रूल। यू कैन कीप इट 80-20 और 60-40 एज वेल, बट मैं 70-30 रखना चाहता हूँ। अगर आप बिल्कुल ही रिस्क एवर्स हैं, देन आई थिंक इट शुड बी 80-20 और 90-10। यू कैन कीप कोर पोर्टफोलियो ओनली बाय एंड हेल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, बट पर्सनली I buy and I keep it 70% of my stock for long term. So this is all about core portfolio. Now let's talk about non-core portfolio. For me, in non-core portfolio, तीन कैटेगरी के स्टॉक्स हो सकते हैं: साइक्लिकल, सीजनल, स्पेशल सिचुएशन। सो साइक्लिकल स्टॉक्स, एज द नेम सजेस्ट, ऐसे स्टॉक्स जो एक लॉन्ग साइकिल को फॉलो करते हैं। जैसे शुगर स्टॉक्स का साइकिल 5 to 6-7 years का होता है, वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर साइकिल बहुत ही लंबा होता है। ऐसे ही आपको बहुत सारे सेक्टर्स में एक टाइम होराइजन सोच करके एंट्री और एग्जिट पे ध्यान रख करके इन्वेस्ट करना होता है। तो उसे मैं नॉन कोर पोर्टफोलियो में ही रखता हूँ, एंड आई लिमिट इट अप टू 10-15% ऑफ माई पोर्टफोलियो, क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है वो थोड़ी रिस्की होती है, तो इसमें ज्यादा एलोकेशन नहीं करना चाहिए। अब सीजनल की बात करें, जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे बिजनेस सीजनल होते हैं। जैसे अगर विंटर्स ज्यादा अच्छी होगी, ज्यादा लंबी होगी, तो बोरो प्लस की सेल ज्यादा होगी, तो विंटर्स में इमामी के शेयर प्राइसेस देखने लायक होंगे। सो ऐसे ही आपको एक सीजनैलिटी इनबिल्ट होती है इन ईपीसी प्लेयर्स एज वेल। उनका Q4 जो होता है वो बेस्ट होता है। तो प्राज और जैस इंजीनियरिंग, इन सब के लिए आप Q4 के रिजल्ट्स का वेट कर सकते हैं, और उसके हिसाब से आप पोजिशनिंग Q3 या Q2 में ले सकते हैं, सो दैट आप नेक्स्ट 3 month और 6 month आप एक अच्छा रिटर्न, अबव एवरेज, अबव नॉर्मल रिटर्न आप सेम स्टॉक में जनरेट कर सकते हैं। सो इस तरीके की जो पोजिशनल ट्रेड्स होते हैं वो मैं नॉन कोर पोर्टफोलियो यानी कि ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में रखता हूँ। और दूसरे तरीके की सीजनैलिटी होती है बिकॉज ऑफ H2, जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर तो होता है, उसमें त्योहार ज्यादा होते हैं, तो एडवर्टाइजिंग भी ज्यादा होती है, और इसीलिए कोई टेलीकॉम कंपनी जैसे कि रूट मोबाइल, इनकी रेवेन्यू जो है वो H2 में ज्यादा अच्छी होती है, जनरली 60% होती है कंपेरिजन टू द 40% जनरेटेड ड्यूरिंग H1। सो आप अपनी पोजिशनिंग जो है स्टॉक्स की पोजिशनिंग उस हिसाब से कर सकते हैं among these stocks. Third is special situation. मैं एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जैसे अगर आपने अदानी इंटरप्राइजेस में 3 साल पहले इन्वेस्ट किया होता, तो आपको अदानी इंटरप्राइजेस के अलावा अदानी टोटल गैस लिमिटेड, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ये इनके भी शेयर मिल जाते। तो एक पेरेंट कंपनी है, वो स्पिन ऑफ होती है अदानी इंटरप्राइज, जो है वो अदानी इंटरप्राइज से डिस्ट्रीब्यूट होकर के उसके शेयर होल्डर्स को अदानी टोटल गैस भी मिला और अदानी ग्रीन एनर्जी भी मिली। तो इस तरीके के इन्वेस्टिंग को स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टिंग करते हैं। जब ये डिक्लेरेशन आता है उसके पहले आप वहां पे पोजीशन ले लेते हैं, एंड यू गेन समथिंग आउट ऑफ इट, जैसे आपको एडिशनल शेयर्स मिल जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने अदानी इंटरप्राइजेस के शेयर में मैंने उसके सिर्फ शेयर को होल्ड करके अराउंड 10x का रिटर्न बनाया है, और 1 to 2x का रिटर्न तो बिकॉज ऑफ these two spin-offs हुए हैं। तो नेट मैंने अदानी इंटरप्राइज लिमिटेड में 12x का रिटर्न अपने इन्वेस्टमेंट का मुझे मिला है ओवर पास्ट 2-3 years। तो आप भी मल्टीबैगर रिटर्न क्रिएट कर सकते हैं इन योर ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, बट आपको 2 से 3 साल उसमें जरूर होल्ड करना पड़ सकता है। सो दैट इज स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टिंग। स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टिंग के और भी तरीके हैं, अगर आप चाहते हैं मैं डिटेल में कवर करूं, देन प्लीज कमेंट में जाके लिखें। बायबैक ऑफर्स आते हैं, स्पिन ऑफ्स होते हैं, डीमर्जर इवेंट होते हैं, मर्जर इवेंट होते हैं, ये सारी चीजें जो है स्पेशल सिचुएशन में आती है। वहां पे 5% का एलोकेशन रहता है, दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन, तो मैं अभी इस वीडियो में उस पर चर्चा नहीं करूंगा।